हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 कर रहे हैं और इसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे बाकी के चैप्टर के, जैसे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। इसके पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने कवर कर लिया था कि एसिड बेस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सार होता है, बेसिस का बिटर होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है। सिर्फ टेस्ट के बेसिस में हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं क्योंकि ये तो डेंजरस हो आता है, क्योंकि हर एसिड और हर बेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उनको टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। तो इंडिकेटर्स भी हमने पढ़ लिए थे, 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, है ना। और तो हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से इंडिकेटर्स इंडिकेट कर देते हैं कि आपका जो सामने जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, फिर हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी कि किस तरह से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। फिर हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ी थी एसिड्स और बेस की। ठीक है, आज चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये एसिड है और ये बेस है। देखो, जैसे कुछ एसिड्स के नाम देखो, भले ही आप चाहे ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम देखो या इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम देखो, आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखेगी। जैसे कि एसिड्स, आपने सल्फ्यूरिक एसिड सुना है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हो? H2SO4 लिखा आपने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl होता है ना। ऐसी तरह आपका नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है। या आपका ऑर्गेनिक एसिड देखा जाए तो एसिटिक एसिड है तो CH3COH है। या आपका फॉर्मिक एसिड है तो HCOH है। ऑक्सैलिक एसिड भी होता है आपका COOH और COH होता है। ठीक ना। ये सारे एसिड्स हैं, इनमें कुछ चीज़ कॉमन है। क्या आप पता लगा पा रहे हो क्या कॉमन है? उसी तरीके से जब हम बेसिस लिखते हैं तो बेसिस में भी कुछ कॉमन होते हैं। जैसे हमने लिखा बेस क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होता है, NH4OH, राइट। तो क्या होता है कि तुम्हारे एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं? NH4OH। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारे और भी बेस होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, तो एसिड्स और बेस जितने भी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। आप इसको देख के समझो कि क्या चीज़ कॉमन है। देखो, आप देख रहे हो कि हर एसिड में हाइड्रोजन आयन जरूर है। हाइड्रोजन जो एटम होता है या हाइड्रोजन आयन जो होता है जो जरूर प्रेजेंट रहता है, इससे ये पता चल जाता है कि एसिड है। ठीक, उसी तरीके से जितने भी बेसिस होते हैं ना, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH ज़रूर होता है। इससे पता चल जाता है कि वो बेस है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने इसमें पैराग्राफ में लिखी है, उसको हम जरा पढ़ के डिटेल में समझते हैं। What do all acids and all bases have in common? In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties. हमने देखा था 2.1 में कि सारे एसिड्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब जैसे सारे एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, पढ़ा था ना। उसी तरीके से तुमने देखा था कि एसिड्स जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो यानी कि सारे एसिड्स एक तरह से बिहेव करते हैं। What leads to the similarity in properties? तो किस वजह से, किस कारण से ये प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर हो जाती हैं? सारे एसिड्स एक तरीके से बिहेव क्यों करते हैं? इसका मतलब कि सारे एसिड्स में कोई ना कोई बात कॉमन है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common in to all acids. जैसे हमने देखा था कि सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एसिड में हमें हाइड्रोजन जो है कॉमन है। वही मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे तुमने HCl लिखा था या HNO3 लिखा था, हर किसी चीज़ में आपको हाइड्रोजन तो दिख ही रहा था, है ना। सारे ये एसिड हम लिख रहे थे, सब में हाइड्रोजन आपको कॉमन दिख ही रहा है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं और जैसे ये देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है तो क्या वो एसिडिक होते हैं। तो क्या करना है आपको? टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ये सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। आप ये देख रहे हैं डायग्राम। आपने 2 नेल्स दी और आपने उसको एक बीकर के अंदर डाल दिया। इस दोनों नेल्स को आपने एक कॉर्क में फिक्स कर दिया। ये लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें तुमने दोनों कीलों को फिक्स कर दिया है। ठीक है, और इसको हमने डिप कर दिया एक 100 ml के बीकर में। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब। और फिर हमने इन
नेल्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि ये नेल्स हैं जो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा, एक एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव एंड से ये कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर। अब तुम बीकर में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, रिपीट विद डाइल्यूट एंड स्विच ऑन द करंट। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और करंट को ऑन करो, है, तो आप देखना कि बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, तब भी आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से आपने पहले HCl डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर ग्लूकोज डाला, फिर अल्कोहल डाला, तो आप क्या ऑब्जर्व करो, आप देखो, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो क्या हर केस में बल्ब ग्लो कर रहा है? The bulb will start glowing in the case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solutions by ions. Actually आपने देखा जब आपने HCl डाला था या आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तब बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन जब तुमने ग्लूकोज डाला था और अल्कोहल डाला था तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम एसिड्स में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एसिड्स आयनाइज होके तुम्हारे क्या बना लेते हैं, कैटायंस और एनायंस, यानी कि H+ आयंस बन जाएंगे और सल्फेट के आयंस बन जाएंगे, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जो इन आयंस की वजह से क्या होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा और बल्ब ग्लो होगा। उसी तरीके से अगर तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर तुमने जो इलेक्ट्रिक करंट पास किया था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारा H+ आयंस में और क्लोराइड आयंस में टूट गया था, तो इस आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया था। लेकिन जब तुमने ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 में जब तुमने करंट पास किया तब तुम्हारा ये आयंस में नहीं टूटता है, इसलिए तुम्हारा आयंस में नहीं टूटता है और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्ट नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन कंडक्टर बन गया। उसी तरीके से आपने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। जब आपने इसको डाला तो भी बल्ब नहीं जला। तो आप ये देखो कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, देखो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, लेकिन सारे में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट ही करेंगे, यानी कि वो एसिड्स ही हैं। भाई वो एसिड्स तब कहलाएंगे जब वो H+ आयंस को में डिसोसिएट हो जाएंगे ऑन पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वो हाइड्रोजन के आयंस अगर बनाता है तब तो वो एसिड्स है। अगर वो हाइड्रोजन के आयंस नहीं बनाता है जैसे ग्लूकोज हुआ या अल्कोहल हुआ तब फिर वो एसिड नहीं कहलाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूले में हाइड्रोजन लिखा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो तुम्हारा क्या है, वो एसिड्स है। वो एसिड तभी कहलाएगा जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। तो एसिड कंटेन्स H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन के आयन रहते हैं एज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोराइड आयंस इन HCl, नाइट्रेट इन HNO3 एंड सल्फेट आयंस इन H2SO4। हमने देख लिया कि H2SO4 में कैटायन क्या होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहता है, तो कैटायन तो आपका हाइड्रोजन ही है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड लो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के केस में एनायंस यानी नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा, सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड, और तुम अगर नाइट्रिक एसिड लोगे तो नाइट्रिक एसिड में आपका हो जाएगा नाइट्रेट, राइट, H+ आयन बन जाएगा और नाइट्रेट आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैटायंस। उसी तरीके से आप एसिटिक एसिड में लोगे तो आप एसिटिक एसिड में जो एसिटेट आयन होता है वो जो होता है वो एनायन हो जाएगा और H+ आयन कैटायन हो जाएगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+ आयन दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो वो सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर सेड टू बी एसिड्स। अब जो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है जब पानी में डालते हैं हम तो ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। जब जब हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब ये तुम्हारा क्या होता है, ईजिली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एसिड का सोल्यूशन लेते हैं, है ना, हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो हमारा एक्चुअली हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में।
और जिसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाता है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H+ आयन, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो हर एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? H+ आयंस। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज। उसी तरीके से आप एल्कली में देखो, एल्कली क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो आप क्या देखोगे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लोगे आप, और जब इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये सोडियम आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। यानी कि जितने भी बेसिस होते हैं ना उसमें क्या बनता है? OH आयंस। अगर OH आयंस बन रहा है यानी कि वो क्या है? बेस है। जिस तरीके से एसिड्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो हाइड्रोजन के आयंस बनाता है, ठीक उसी तरह के बेसिस जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH आयंस बनाता है। अगर वो OH आयंस बना रहा है या तो वो बेस है। उसी तरह से उन्होंने KOH लिया तो इसको आप करोगे तो K+ और OH- में टूट जाएगा, तो OH बना ना, इसलिए हम कहेंगे कि KOH क्या है? बेस है। ठीक है। What happens to an acid or a base in a water solution? जब एसिड और बेस को वाटर के सोल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है? Do acid produce ions only in aqueous solution? क्या एसिड सिर्फ वाटर? एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? जब एसिड को तुम या बेस को, किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोलते हो, पानी उसको में डिजोल्व करते हो, तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ तुम्हारा जो एसिड्स होता है वो आयंस सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही बनाता है? तो हम इस एक्टिविटी से इसको चेक करते हैं। एक्टिविटी 2.9, take a test tube, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown। आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में करीब 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लो। सोडियम क्लोराइड क्या हुआ? वही जो नमक आप जो खाते हो ना उसी को कहते हैं हम NaCl। तो आपने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम NaCl ले लिया। ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब तुम इसी में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। क्या ऑब्जर्व करोगे? इज देयर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? जब तुम डालोगे तो क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस निकल रही है? हाँ, वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो क्या होगा जब तुम NaCl में NaCl में NaCl तुमने लिया और उसमें तुमने सल्फ्यूरिक एसिड तुमने डाल दिया, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड तुमने डाल दिया तो एक गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये गैस क्या की हो जाएगी? हाइड्रोजन क्लोराइड की हो जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और HCl बना लेंगे। ठीक है, और बाकी का जो सोडियम और सल्फेट है वो मिलके सोडियम सल्फेट बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो 2HCl और Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो इस गैस को तुम, जो गैस निकल रही है उसको तुम वेट ब्लू लिटमस पेपर से और ड्राई लिटमस पेपर से आप चेक करो कि गैस कैसी है। तो ड्राई HCl डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस इन इट, सो इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। अगर ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी, गैस होगी, तो उसमें H+ आयंस नहीं होंगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। लेकिन अगर HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा अगर उसमें आपने HCl गैस पास करी। लेकिन यही लिटमस पेपर अगर वेट लेके आओगे तो ब्लू लिटमस का कलर जो हो जाएगा रेड हो जाएगा। On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas? तो हमको ये पता चल गया कि जो dry HCl गैस होती है वो हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रोजन आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम HCl को पानी में डिजोल्व करके HCl का सोल्यूशन बनाते हैं। जब हम HCl का सोल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना। तो इन्होंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था ना कि डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन? यस, एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि ड्राई केस में लिटमस पेपर ने कोई भी चेंज शो नहीं किया था। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो इसने यही चीज़ बता दिया कि जो हाइड्रोजन आयंस HCl में तभी प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर प्रेजेंट रहता है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर अगर नहीं होगा तो H+ आयंस भी नहीं बनेंगे। तो जब तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में तोड़ा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। हाइड्रोजन एक्चुअली होता क्या है
कि इसमें देखो क्या हुआ कि तुमने HCl अलग से डिसोसिएट होता है। कैसे होता है? HCl तुम्हारे H+ आयंस में और Cl में हो जाता है, ठीक है ना। अब तुमने इसमें पानी में घोला है तो पानी में H2O प्रेजेंट है, H2O भी कैसे हो जाएगा? H+ में और OH में टूटेगा, इसमें हो जाएगा, है ना। नहीं, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जो H+ आयंस है, ये जो H+ आयंस है वो वाटर से कंबाइन होगा। ये H+ आयंस जो है वो वाटर से कंबाइन होगा और क्या बना लेगा? आपका हाइड्रोनियम आयन है, H3O आयंस। समझ में आया? इस तरीके से होता है। तो HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले HCl जो होता है वो H+ में और Cl- में टूटेगा, फिर तुम्हारा ये जो H+ है वो वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। तो अभी हमने देख लिया कि जब भी एसिड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब बेस को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में तो क्या बनता है? तो आप देख रहे हो कि बेस क्या करेगा? बेस क्या है? NOH बेस है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये सोडियम के आयंस को और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयंस को बनाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से एसिड्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं, राइट। उसी तरह के साथ देखो इसमें KOH को जो वाटर में डिसॉल्व किया तो Ka+ आयंस बना और हाइड्रोक्सिल आयन बनाया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दिया तो भी आपने देख रहे हो हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं। तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलीज। अब देखो क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान देखो कि जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH प्रेजेंट रहता है। लेकिन इनमें से कुछ बेस जो होते हैं पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जितने भी बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे वो एल्कलीज कहलाएंगे, लेकिन सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि वो एल्कली कब कहलाएंगे? जब वो पानी में सॉल्युबल होंगे। अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो फिर वो एल्कली नहीं कहलाएंगे। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, एल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो एल्कलीज होते हैं वो छुओगे ना साबुन जैसा, सोपी टू टच होते हैं, मतलब साबुन जैसा लगेगा, चिकना चिकना सा है, टेस्ट में बिटर होता है। और कभी कभी तो कोरोसिव, यानी कि अगर आपकी स्किन में गिर जाए तो आपकी स्किन में रैशेज आ जाएंगी, जल जाएगी स्किन। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। कभी भी किसी भी बेस को, वैसे तो केमिस्ट्री लैब में कभी भी कोई भी सब्सटेंस को आप हाथ से मत छुओ अनटिल अनलेस आप श्योर हो कि हार्मफुल नहीं है। वरना केमिस्ट्री लैब में हर चीज़ को हम किसी न किसी टूल से छूते हैं, जैसे हम फोर्सेप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है। फिंगर्स से हम डायरेक्टली टच नहीं करते, या हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि ये कोरोसिव हो सकते हैं और आपकी स्किन जल सकती है। तो कभी भी उठा के किसी भी एल्कली को या किसी भी एसिड को टेस्ट मत करो, टच मत करो। विच ऑफ दीज बेसिस एंड टेबल 2.1 आर एल्कलीज। तो इसमें एल्कलीज कौन कौन से हैं ये इन्होंने पूछा है। तो 2.1 टेबल में देखना और आप कोशिश करना आइडेंटिफाई करने की इसमें एल्कली क्या है। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो एल्कली होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं है तो फिर एल्कली नहीं होगा। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H+ आयन एंड ऑल बेसिस जनरेट हाइड्रोक्सिल आयन। अब इतने सारे डिस्कशन से हमको ये तो पता चल गया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस बनाते हैं और जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। अब क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है? ये बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको याद करो, ये बहुत आएगा। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसा करने से ना सॉल्यूशन तुम्हारा एसिडिक रह जाता है, ना सॉल्यूशन तुम्हारा बेसिक रह जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी एक एसिड है जिसमें H+ आयन है और एक बेस है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, तो क्या होता है कि तुम्हारा H और OH मिलकर तो वाटर बना लेते हैं और बाकी का जो सब चीज़ बचती है वो सॉल्ट बना लेती है ना। तो आपको इसको ही आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विथ एन एसिड और अ बेस। हम देखते हैं कि जब एसिड और बेस में वाटर मिक्स करते हो तो क्या निकलता है। उन्होंने बोला टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। आपने क्या किया, एक 10 ml पानी लिया बीकर में, उसमें कुछ बूंदे आपने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली और उसको घुमाई। क्यों डाली आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें? पहली बात तो इसलिए क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। फिर आपने क्या किया, आपने बेस को टच करके देखा बीकर का, सल्फ्यूरिक एसिड डाला और आपने बेस
को टच करके देखा, क्या इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? हाँ, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। मतलब जब आप बीकर को टच करोगे ना बेस को, तो आपको ना गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। इसकी वजह से ही जब तुमने पानी में एसिड डाला तब हीट रिलीज हुई, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से जो बीकर है इसको टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिपीट द अबव एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। उसी तरीके से आप वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पैलेट्स डालो, तब भी आप देखना कि बीकर जो होगा वो गर्म हो जाएगा। मतलब चाहे तुम पानी में एसिड को ऐड करो, चाहे तुम बेस को ऐड करो, हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो बिना किसी टीचर के प्रेजेंस के बिना ये एक्टिविटी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या नाइट्रिक एसिड हुआ, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि आपका बीकर चटक जाएगा और टूट जाएगा, जिसकी वजह से आप जल सकते हो, है ना। इसलिए कभी भी आपको मतलब इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर्स का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है और बहुत केयरफुली ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को स्पेशली जब वाटर से आप मिक्स कर रहे हो तो काफ़ी एहतियात करो, धीरे धीरे चलाते हुए कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग के साथ उसको मिक्स करो। इफ वाटर इज एडेड टू अगर पानी को तुमने उल्टा, अभी हम बता रहे हैं पानी में एसिड ऐड करो, लेकिन सपोज करो एसिड में तुम पानी कर रहे हो ऐड, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम पानी डालोगे एसिड में पूरा का पूरा स्प्लैश हो जाएगा, फैल जाएगा, और यहाँ तुम्हारा बीकर भी इतना गर्म हो जाएगा कि वो चटक जाएगा, टूट जाएगा, पूरी तरफ एसिड फैल जाएगा, जिससे जल जाओगे। तो कभी भी हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, हम हमेशा वाटर में कुछ बूंदे एसिड की डाल के इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमेशा केयरफुल रहना है, कभी भी आप लैब में हो। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। इसी तरीके से रिएक्शन आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ भी होता है, इसलिए हमेशा इनके कंटेनर्स में वार्निंग मैसेज रहता है कि हैंडल इट विथ केयर। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो तुम यार, एसिड में अगर पानी डालोगे या बेस में पानी डालोगे तो क्या होगा, आपका जो एसिड के जो आयंस है या बेस के जो आयंस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कम होते चले आएंगे ना। इससे इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। तो मतलब क्या हो गया, एसिड और बेस डाइल्यूट हो गए। तो जब भी तुम एसिड में या बेस में पानी ऐड करते हो, एसिड में या बेस में जब भी तुम पानी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब तुम एसिड को पतला कर रहे हो, यानी कि एसिड को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, है ना। उसी तरीके का बेस में तुमने पानी ऐड किया तो आप बेस को भी क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड कम होता है या बेस कम होता है, तब उसको डाइल्यूट कहते हैं। अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहो तो गाढ़ा जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है, जो पतला होता है वो डाइल्यूट कहलाता है। तो पतला वो किससे कर रहे हो, तुम पानी से तो कर रहे हो ना। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो एसिड को हम डाइल्यूट कहते हैं, और जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड में H+ आयंस और OH- आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। H+ आयंस भी कम होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन भी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे आपके। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी वर्ड डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब तुम समझ लो कि उस एसिड या बेस को आपने पानी में घोला है, जिसकी वजह से वो जो एसिड है और बेस है वो पतला हो गया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है इसको तो हम सेपरेट किसी वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमको कैसे पता चलता है। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो हमको ये तो बता देते हैं कि सॉल्यूशन तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन वो हमको ये नहीं बताता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना बेस स्ट्रॉन्ग बेस है
है ना। तो जैसे एसिड बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो इसमें से कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन से एसिड्स वीक हैं ये हमको पता नहीं चल रहा। उसी तरीके से बेस भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस वीक है वो हमको नहीं पता चलता। तो हमको जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है बेस है, वो ये इंडिकेट नहीं करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम इसको पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बनता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब ये क्या करता है कि अलग अलग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में ये अलग अलग कलर शो करता है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अलग, अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन से कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर अलग शो होगा। अगर कम होगा हाइड्रोजन आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन तो इंडिकेटर का कलर डिफरेंट होगा। अब आपको पता है जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना कम तुम्हारा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उतना वीक एसिड होगा। इसी तरीके से बेस में भी अगर OH आयन्स ज़्यादा हैं, OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो वीक बेस कहलाएगा। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, जो खुद बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बनता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अलग कलर शो करता है और वीक एसिड और वीक बेस में अलग कलर शो करता है। तो हम उसके कलर के बेसिस में ये पहचान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस है, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया है जिसको pH स्केल कहते हैं। इसमें जो P वर्ड है वो पोटेंस से आता है, और पोटेंस शब्द का ऐसा एक जर्मन वर्ड है, और पोटेंस का मतलब है पावर। On the pH scale we can measure pH generally from 0 whereas acidic to 14। जो pH स्केल होता है ना उसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है। अगर 0 है मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और 14 है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो। और इसका एक मिडिल पॉइंट होता है जो कहलाता है 7। ये अगर 7 है किसी का pH तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा, ना ही वो एसिडिक है ना बेस है। तो pH स्केल में आपको 0 पे है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 14 पे है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल है। यानी कि 7 के तुम इस साइड मूव कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर 7 के आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो बेसिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और 7 तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, न्यूट्रल है। तो यानी कि एसिड में जितना कम नंबर होगा, 0 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे कम होगा 1, उससे कम होगा 2, उससे कम होगा 3, इस तरीके से आप 6 तक पहुंचोगे, ठीक है। बेस के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा 14 वाला, फिर 13, फिर 12, फिर 11, और जैसे जैसे करके आप यहाँ तक आ जाओगे, 8 तक आप आ जाओगे। Clear? Now, we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of the solution. तो pH क्या है? pH एक नंबर है जो ये बता देता है कि सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है ना। ये स्केल में तुम याद रखो 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। अगर 0 मतलब 0 से लेकर 6 तक हुआ तो वो एसिड होगा, और अगर 8 से लेकर 14 तक हुआ तो वो बेस होगा, और अगर 7 नंबर हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। अगर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और उसकी pH वैल्यू कम होगी, यानी कि वो 0, 1, 2 के हिसाब से होगा। द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट है, जैसे मैं बता रही हूँ कि जो न्यूट्रल होगा वो, जो इस डायग्राम को देखो इसको अच्छे समझ लो, 7 की वैल्यू है न्यूट्रल। 7 से तुम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो यानी 0 की तरफ जा रहे हो, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम वाला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, ठीक है ना। मतलब आप जब 7 से जब 0 की तरफ जा रहे हो तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। उसी तरीके से जब 7 से तुम राइट हैंड साइड जाओगे, 14 की तरफ जाओगे, तो जो 14 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि यहाँ पे भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्लियर। तो बेसिक नेचर तुम्हारा 14 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है 14 वाला, और उससे नीचे 13, 12, 11, 10, 9, 8 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे।
अब इन्होंने बोला है कि एक एक्टिविटी में टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन 2.2, ये सॉल्यूशन दिए हैं। सलाइवा यानी कि आप जो आपका थूक होता है उसको खाना खाने के पहले उसका पीएच चेक करो, फिर आफ्टर मील करो, फिर लेमन जूस का देखो, फिर कलरलेस एरेटेड ड्रिंक का देखो। इस तरीके से इसको करके इसका एक टेबल बनाना है। तो ये तो ऐसा कुछ सच कुछ आएगा नहीं, तो ये आप अपने फन के लिए आप कर सकते हो देख के, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो क्या आ रहा है कि मतलब वो अगर 0 से 6 के बीच में आएगा तो आप समझ जाना है कि वही है वो एसिड है, और अगर वो 7 आ रहा होगा तो समझ जाना है कि वो न्यूट्रल है, और 7 से 14 के बीच में अगर उसकी वैल्यू आ रही होगी तो आप समझ जाना कि वो बेस है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को हमको करना है, ठीक है। अब पीएच ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड। अब इन्होंने कुछ उसका इस एक्टिविटी के बेसिस में इन्होंने ये कलर्स शो किया है। तो देखो अगर तुम जैसे इसमें गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जब हमने स्टमक प्रोड्यूस करते हैं ना डाइजेशन के टाइम पे, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है वो उसका कलर अगर तुम पीएच स्केल में देखोगे तो इस तरीके से ऑरेंजिश रेड आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच क्या होता है 1.2, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस का तुम कलर चेक करोगे तो वो 2.2 रहता है इसका पीएच, और ये 2 मतलब ऑरेंज कलर का होता है। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और ये तुम्हारा प्योर वाटर या ब्लड, और इसे ग्रीनिश कलर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जैसे जो जेलुसिल और डाइजीन हम पीते हैं ना, उसको अगर तुम पीएच स्केल में मेजर करोगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा, ऐसा ग्रीनिश ब्लू आएगा, वो 10 होता है उसका पीएच। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो कलर होगा वो डीप ब्लू आएगा, है। तो समझ लो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर डीप रेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, डीप ब्लू है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और फिर इन बिटवीन तुम्हारे चलते हैं। Now, the strength of acids and base depends on the number of H+ ion and hydroxyl ions produced. आपका एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है कितने H+ आयंस और कितने OH- आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड को कंपेयर करोगे ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा H+ आयंस बनाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग मानोगे, जबकि एसिटिक एसिड कम H+ आयंस बनाएगा, इसलिए एसिटिक एसिड को आप वीक एसिड मानोगे। उसी तरीके से तुम अगर बेस देखोगे तो तुम्हारा अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा OH आयंस बनाएगा इन कंपैरिजन टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस कहलाएगा, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस और जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस तुम प्रोड्यूस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड और बेस कहलाता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, है ना। हमारे माउथ का भी एक पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। कभी कभी देखते हैं आपका माउथ से अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, आपको ऐसा लग रहा है आपका मुंह कड़वा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती है, तो एसिडिक होगी, एल्कलाइन होगी, उससे हमारे मुंह का टेस्ट बदलता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सॉइल का भी पीएच वैल्यू होती है कि सॉइल कब ज़्यादा एसिड पड़ा होगा सॉइल में तो उसका पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच में होगी। ज़्यादा बेस होगा उसमें, अगर तुमने फर्टिलाइजर डाल दिया इसमें बेस ज़्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है 7 से 14 के बीच में होती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछ लेंगे, है ना। तो इस तरह इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग कि आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। यस, तो सर इसका आंसर तो यस है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी सबसे अच्छी वर्क करती है जब हमारा पीएच का जो रेंज होता है वो 7 से 7.8 के बीच में हो। अगर अपनी बॉडी का पीएच लेवल 7 से 7.8 में है तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। तुम देख रहे हो बस इतना सा 0.8 0 से लेकर 7.0 से 7.8 के रेंज में ही हम अच्छे से फंक्शन करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। हम कहते हैं ना एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई जब वो बारिश होती है और हम उसका पीएच चेक करते हैं तो उसका पीएच अगर 5.6 निकलता है तो हम ये मान लेते हैं कि रेन क्या है, एसिड रेन है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्राइट्स वगैरह रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में। जब ऐसी जगह में बारिश होती है तो ये जो आयंस होते हैं नाइट्रेट्स के, नाइट्राइट्स के, के, सल्फेट्स के, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलके या वाटर के साथ मिलके क्या एसिड बना लेते हैं और पानी में क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए एसिड रेन में का पीएच वैल्यू क्या होती है 5.6।
अगर इतना ज़्यादा पीएच वैल्यू निकलता है, पी 5.6 वैल्यू निकलता है अगर पीएच, तो फिर क्या हो जाती है, वो रेन क्या होती है, नुकसानदायक हो जाती है हमारे लिए भी, जिन पेड़ पौधों में पड़ रही है उनके लिए भी, और जो सॉइल में जीव जंतु हैं उनके लिए भी। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो जिस नदी के पानी में अगर पीएच वैल्यू बहुत लो है, यानी कि, तो फिर उसमें जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब ये बारिश का पानी नदी में मिलता है तो नदी का पीएच वैल्यू भी कम कर देता है, और जब नदी का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो नदी में पाए जाने वाले जितने पौधे होते हैं या जितनी मछलियाँ या जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Acids in other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. आपको पता है कि जो वीनस है, जो हमारे 8 प्लैनेट्स है ना, उसमें एक जो प्लैनेट है वीनस, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो वाइट और येलोइश क्लाउड से बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? ऑब्वियसली नो। जब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा है तो कैसे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, है ना। वॉट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? उसी तरीके से अगर आप अपने आंगन के मिट्टी उठाओ और उसका पीएच आप पीएच टेस्ट करके देखो, उसके पीएच की रेंज क्या आ रही है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जैसे कि हमने देखा था कि इंसान को 7.0 से लेकर 7.8 जैसे आप का पीएच रेंज चाहिए, है ना, अच्छे से वर्क करने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स को भी स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो अगर तुमने सॉइल में ऐसी खाद डाल दी है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर तुमने सॉइल में ऐसी खाद डाल दी जिसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है तो पीएच का वैल्यू तुम्हारा 7 से ऊपर हो जाएगा, है ना, मतलब वो 7 to 14 की रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसकी भी हमको रेंज देखनी पड़ती है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक तुम डालोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, है ना। To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below. तो आप अलग अलग जगह की मिट्टी लो और उसका pH चेक करके देखो, और फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी सॉइल में सबसे अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि प्लांट भी एक स्पेसिफिक pH रेंज में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और देखो अलग अलग pH लेवल में सॉइल में का अगर pH लेवल अलग अलग है तो अलग अलग प्रकार के प्लांट ही उस पर ग्रो कर पाते हैं, है ना। जैसे कैक्टस को ग्रो करने के लिए सॉइल का pH लेवल अलग होना चाहिए, वहीं अगर तुम्हें आम का पेड़ लगाना है तो सॉइल का pH लेवल अलग होना चाहिए, वहीं तुम्हें बनियन ट्री लगाना है या कोई ग्रास लगाना है या वीट लगाना है तो तुम्हारा pH सॉइल का अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आप सॉइल के pH के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप या कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है। Put about activity 2.12, put about 2 grams soil in a test tube and add 5 ml of water to it. Shake the content of the test tube, filter the content and collect the filtrate in a test tube. उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 2 ग्राम मिट्टी डालो और उसमें 5 ml पानी डाल दो और बड़ी अच्छे से इसको हिला दो ताकि इसमें इसका सोल्यूशन बन जाए। अब तुम क्या करो, इसको छान लो। छान लोगे तो जो फिल्ट्रेट आएगा, छना हुआ जो लिक्विड आएगा उसको फिल्ट्रेट कहोगे। इसमें तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालो और उसका कलर देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है ना। हमने देखा ना, अभी पीछे देखा हमने कि जो इसका कलर कैसे रेड से लेके ब्लू तक चेंज होता है, तो उसी तरीके से ये चेंज होगा। जिस प्रकार का कलर आ रहा है, रेड आ रहा है या ऑरेंज आ रहा है, येलोइश आ रहा है कि ग्रीनिश आ रहा है कि ब्लूइश आ रहा है या डीप ब्लू आ रहा है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सॉइल है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। द आइडियल सॉइल pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6 to 7। अगर जैसे हमारे केस में हमको चाहिए था 7 to 7.8, है ना, हमारे केस में 7.2 से 7.8 सही pH वैल्यू था, तो प्लांट्स के लिए सही pH वैल्यू है वो 6.0 से लेकर 7.0, तो मतलब 6 से 7 के बीच में अगर आपका सॉइल का pH है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एसिडिटी ऑफ द सॉइल न्यूट्रलाइजेस एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सपोज करो कि सॉइल का जो pH है वो 6 से कम है, लेस देन 6 है ना, यानी कि 0 to 6 की है, तो आप एसिडिटी कैसे कम करोगे, इसमें आप बेस डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को हटा दें। उसी तरीके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ था तो उसमें pH वैल्यू क्या होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा खाने को पचाने के लिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये हमारे खाने को पचा देता है बिना हमारे स्टमक को हार्म किए हुए।
जब कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टमक ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमें खट्टी डकारें आती हैं और पेन होता है ना। हम कहते हैं अरे एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, यानी कि हमारे स्टमक में HCl की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमको वो हार्ट बर्न और वो नहीं ऐसा लगता है डकार आ रही है और ऐसे हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटी एसिड्स पी लेते हैं। ये एंटी एसिड्स क्या होते हैं, जैसे तुमने जेलुसिल पी लिया या आपने डाइजीन पी लिया, तो जैसे आप या पुदीन हरा आपने पी लेते हो, तो ये जैसे ही हम एंटी एसिड्स पी लेते हैं तो यही क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो जो हमारा जो एसिड जो है न्यूट्रल हो जाता है, तो हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो एक्चुअली में जो हमारे डाइजीन है, ये जेलुसिल हैं, ये क्या होते हैं, ये एंटी एसिड्स होते हैं। इसको एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की इसमें खासियत होती है। तो इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो एक तरीके का माइल्ड बेस है जिसका इस्तेमाल होता है जेलुसिल और डाइजीन को बनाने के लिए। तो ब्रांड नेम तो हुआ जेलुसिल और डाइजीन, लेकिन एक्चुअल में इसमें कौन सा सोल्यूशन है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। जैसे ही वो HCl के उसमें आता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे स्टमक में बन रहा है HCl, तुमने पी ली डाइजीन, डाइजीन में था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। इसने क्या किया, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, यानी कि सॉल्ट बन गया और तुम्हारा वाटर बन गया। जब सॉल्ट और वाटर बन गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना सॉल्ट और वाटर, तो बस एसिड का असर खत्म हो जाता है, राइट। pH चेंज इन एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारा दांत क्यों सड़ता है, हमारा दांत तब सड़ता है जब हमारे मुंह का जो pH है वो चेंज हो जाता है। जब हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाता है ना, एसिड बन जाता है तो वो क्या करता है, हमारे दांत का जो एनेमल है ना, जो जैसे हम दांत के ऊपर एक कोटिंग लगी रहती है एनेमल की, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। अगर हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा एसिड प्रॉपर्टी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इनेमल ख़राब हो जाता है, और जो इनेमल ख़राब हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो दांत हमारा सड़ने लगता है और हम कहते हैं कैविटी हो गई है ना। तो इसलिए हमको क्या ब्रश करके और मुंह को साफ़ करके हमें रात में सोना चाहिए। अगर हमने ऐसे कुछ खा पी के हम ऐसे ही अपने मुंह को बिना कुल्ला किए, बिना गार्गल किए हम सो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे दांतों पे एसिड का अटैक हो जाता है और हमारे दांतों के ऊपर जो एक परत चढ़ी हुई है, कोटिंग चढ़ी हुई है इनेमल की, उसको ख़राब कर देती है, जिसके वजह से दांत सड़ जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ अ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपके माउथ का pH लेवल 5.5 से कम रहेगा तो आपके दांतों को नुकसान पहुंचेगा, आपके दांत में कैविटीज़ आना शुरू हो जाएगी। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body। हमारा जो टूथ होता है, टूथ के ऊपर जो परत रहती है एनेमल की, वो एक कैल्शियम फॉस्फेट है, जिसको एग्जैक्टली हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट कहते हैं, जो कि एनेमल जो कि है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन इनेमल ख़राब हो जाता है अगर हमारे मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम होता है। तो अगर हमारे मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम होता है, मतलब अगर हमारे मुंह में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये इनेमल को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में रहते हैं वो धीरे धीरे तुम्हारे एनिमल को सड़ा देते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर हीटिंग। जो भी हमने खाना खाया उसमें शुगर और फूड पार्टिकल्स रह गया, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जो कि हमारे दांतों का एनिमल को ख़राब कर देता है और हमारे दांत को सड़ा देता है। इसलिए हमेशा खाना खाने के बाद हमको अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ताकि हमारे मुँह के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल ना रह जाए और ना उसमें बैक्टीरिया लगे और ना वो दांतों को सड़ाए। हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो अधिकतर बेसिक होते हैं। तो अगर हमारे मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो हम ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेस होता है, तो वो एसिड और बेस करके क्या करते हैं, हमारे दांतों को साफ़ करते हैं और मुंह का जो अंदर का जो वो कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना वो एसिडिक रह जाता है, ना वो बेस रह जाता है, और हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। इसलिए हम रोज़ सुबह उठते साथ ब्रश करते हैं, ताकि रात भर में जितना भी एसिड जो हमारे मुंह में बन गया है पेस्ट में, क्योंकि बेस है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और हमारे दांतों में बैक्टीरियल एक्शन ना हो और हमारे दांत ना सड़े।
ठीक है। तो बेस में क्या, पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आपने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी बहुत प्रकार के केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। जैसे तुमने देखा है मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत झंझनाहट होती है, इसी तरीके से जब चींटी काटती है तब भी चिनमिनी सी होती है, एक इचिंग सी होती है क्यों? क्योंकि जब भी हनी बी काटती है, मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो वो हमारे स्किन में एसिड पेनिट्रेट करवा देती है, और ये एसिड जब हमारी उसमें घुसता है स्किन में तो वो इरिटेशन यानी कि चिनमिनाहट पैदा करता है। तो कहते हैं ना कि जब भी मधुमक्खी ने काट लिया या चींटी ने काट लिया तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दो, क्योंकि जो बी स्टिंग हुआ उसने क्या किया, उसने एसिड छोड़ दिया आपकी स्किन पे, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोडा में होता है OH आयंस, और जैसे हम सोडा उस जगह पर लगाते हैं वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। उसी प्रकार से एक पत्ती होती है नेटल लीव्स की, जिसकी स्टिंगिंग प्रॉपर्टी होती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन, है ना। तो ये जो तुम्हारा होता है ना नेटल लीव, ये जब आप जब जैसे इन पत्तियों से छुल जाते हो तो वो आपके स्किन में मिथेनॉइक एसिड छोड़ देता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उन्हीं पत्तों के बगल में ना ये वाले पत्ते लगे रहते हैं, डॉग प्लांट के पत्ते लगे रहते हैं। ये डॉग प्लांट के पत्ते जगह हम रगड़ के उस एरिया में लगा लेंगे जहाँ पे हमको चिनमिनाहट हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको क्या होता है, हमको वो इरिटेशन होना बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, इट लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली। तो नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि जंगली होता है, वाइल्ड में लगा रहता है। जब इसकी गलती से इसकी पत्तियां हमको छुल जाती हैं तो हमें अजीब सा दर्द होता है, जैसे किसी ने काट लिया हो। क्यों? क्योंकि जैसे ये पत्तियां छुलती है तो हमारे स्किन में मिथेनॉइक एसिड आ जाता है, क्योंकि मिथेनॉइक एसिड रिलीज़ कर देते हैं। तो इसको सही करने के लिए वहीं आसपास से डॉग प्लांट की पत्तियां लगी जाती हैं। जब हम इसको उस स्थान पर रगड़ देते हैं जहाँ पे हमको नेटल की लीव्स टच हो गई है तो हम देखते हैं तुरंत हमको आराम मिल जाता है। तो जो लोग जड़ी बूटी जानते हैं ना वो इस तरीके से पहचान रखते हैं। अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है ना। तो ये ऐसे एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टर्मरिन यानी कि इमली में टर्मरिन में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर भी एसिड होता है, वो ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है। सार मिल्क यानी कि दही में जो एसिड होता है या खट्टे दूध में जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लेमन नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है एंट स्टिंग, मतलब जब चींटी काटती है तो चींटी कौन सी एसिड रिलीज करती है, मिथेनॉइक एसिड। उसी तरीके से नेटल स्टिंग, जब नेटल की पत्तियां हमको चुभती है ना तो वो ऐसे लगता है चींटी ने काट लिया है, क्योंकि वो भी मिथेनॉइक एसिड ही रिलीज करती है। तो इसको याद कर लेना किसमें कौन सा एसिड होता है, वो एक आध मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है मोर अबाउट सॉल्ट्स, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यू कैन प्लीज़ आस्क मी। ऑलराइट, थैंक यू।